चलिए ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया, 9 कर दिया था, 10 कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक एरोप्लेन है, लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। क्या मतलब है इसका? धीरे मनीष आप बताओ। एयरप्लेन है वो एक एयरपोर्ट को छोड़ जाता है, सीधे नॉर्थ की तरफ जाता है, उसकी स्पीड। अच्छा, आप लोगों ने जब इंडियन मैप भरे हैं तो आपको इस तरीके से बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन होगी कि ये वाली साइड जो होती है ये नॉर्थ होती है और नीचे वाली साइड है ना, ऐसे बता देते हैं पहले से मैप में, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि इसी तरीके से है। तो आपका जो प्लेन है, मान लो यहाँ पर अब इस तरीके से लगा लो, ठीक है, और आपका प्लेन यहाँ पर था स्टार्टिंग में, वो नॉर्थ की तरफ चला है और 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर एक और प्लेन उड़ा है, ठीक है, दिस इज नॉर्थ, और जो कि 1200 की स्पीड से, प्रति घंटे की स्पीड से फ्लाइज टू द वेस्ट फ्लाइज टू द वेस्ट। वो 1000 की स्पीड से जा रहा है, इधर वाला 1200 की स्पीड से, मतलब इसकी स्पीड जो है 200 है। अच्छा, और इसकी स्पीड जो है वो 1200 किलोमीटर पर आवर है, राइट। अरे सही है ये बात, ठीक है। अच्छा जी, इसने बोला है हाउ पार्ट विल बी द टू प्लेन्स, कितनी दूर होंगे दो प्लेन 1.5 घंटे बाद, मतलब 1.5 घंटे बाद उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा, कितना डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में। हाँ, दोनों के बीच में आपको मुझे बताना है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, इसका टाइम कितना हो गया? अरे इसका टाइम कितना हो गया? इसका टाइम कितना हो गया? 1.5 घंटा समझते हैं ना आप क्या होता है? 1 घंटे में कितना जाता है ये वाला? इस वाले प्लेन का बताओ, 1 घंटा 30 मिनट। नीचे वाले प्लेन का बताइए कि 1 घंटे में कितना चला जाता है? 60 किलोमीटर जाता है। बताओ, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, 1 घंटे में कितना किलोमीटर चला जाता है? 1200 किलोमीटर चला जाता है। आधे घंटे में कितना जाएगा? 600। 1.5 घंटे में कितना जाएगा? 18। सही है ना, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मतलब ये प्लेन यहाँ से लेकर यहाँ तक 1800 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर कर आया है, हाँ या ना? 1.5 घंटे बाद, सही है। तो मतलब ये 1800 किलोमीटर। अच्छा, ये प्लेन कितना हो गया? 1 किलोमीटर, 1 घंटे में कितना? 1000। आधे घंटे में कितना? 500। 1.5 घंटे 1500। तो कितना डिस्टेंस कर गया कवर? 1500। अब आपको इस प्लेन और इस प्लेन के बीच में दूरी बतानी है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्राइंगल ही बन गया? बेस कितनी है, हाइट कितनी है भाई? हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, लिखना कैसे उस चीज पर गौर कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई, फर्स्ट प्लेन की बात हो रही है यहाँ पर ना, इसके साथ ही चलेगा। फर्स्ट प्लेन की बात हो रही है, स्पीड कितनी है? हाँ भाई, टाइम कितना है? डायग्राम बनाना कंपलसरी है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा जी, और डिस्टेंस कितना होता है भाई? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय में, यही तो होता है ना फॉर्मूला डिस्टेंस का। अच्छा, ये तो स्पीड कितनी होगी? 1000। 1/2 लिख लूँ इसको पहले? मिक्स फ्रैक्शन में है, नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास? समझ में आया? 3/2 कैसे लेगा? कोई है जिसको नहीं समझ में आया भाई? नहीं है? मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखना नहीं आता? 2 1 और फिर इसको प्लस कर देते हैं। इसको बताइए, 22/3,
ठीक है, देखो साइड वाले से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले से प्लस कर दें, क्लियर है। तो इसको हमने 3/2 में लिख दिया, 2 से हमने इसको काट लिया, अब 500 × 3 क्या डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, ये फर्स्ट प्लेन का है, ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, सेकंड प्लेन। हाँ भाई स्पीड कितनी होगी, हाँ भाई टाइम, अब डिस्टेंस इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपके पास, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट देखिए, दोनों का डिस्टेंस निकल गया, अब तो इस वाले ट्रायंगल में जाना पड़ेगा ना, तो इस ट्रायंगल का नाम दे दें फिर प्रॉपर, एक ए बी और ओ दे दूं उसका नाम, ओरिजिन है ना, तो इन ट्रायंगल ए बी, हाँ जी डायग्राम बनाना तो जरूरी है, हाँ जी, हाँ इन ट्रायंगल ए बी आप लिख सकते हो कि आपका एंगल ए ओ बी इक्वल टू में कितना, 90 डिग्री, ठीक है। ये बात तो आप जानते हैं, कार्टेशियन अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होती है वो 90 डिग्री पे मीट करती है, तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ही तो पूछा है उसने भाई, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, उन दोनों के बीच में दूरी पूछी है कितनी है, तो हाइपोटेनस बन गई ना ये, ठीक है। अच्छा जी, ओ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया आपके पास, हाँ जी, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू में ओ ए का स्क्वायर, रीजन क्लियर है, आया समझ में आता है। अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं, ए बी का स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, ओ ए का स्क्वायर कितना में, नीचे ही था ना ओ ए, 1800, इसका कितना है, अब 18 का करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 324, और 2 जीरो तो कितनी जीरो हो जाएंगी, किसी को डाउट है तो बताओ भैया, अभी स्क्वायर करने में प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा जी 1500 का करेंगे तो स्क्वायर ध्यान रखिए 30 तक स्क्वायर आने चाहिए बाबू, 15 है बावड़े, ठीक है। और यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस कर देते हैं, 4 जीरो तो एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, 549, और यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, ये 4 जीरो हो गया, ठीक है क्लियर है। अब यहाँ पर ए बी को अकेला कर रहे हैं और इस पूरे के ऊपर 549 और 1 2 ठीक है। अच्छा जी बस देखो, आप चाहें इसको तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 549 इंटू, भाई देखो 4 बार जीरो लिखा है ना, तो 100 करके लिख दूं, आप जानते हो ना पेयर बनता है तो बाहर निकल जाता है, तो इसका तो पेयर बन गया, बाहर निकाल देते, 100 बार आ गया, अंदर क्या अंदर रह गया 549, 549 को और प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, आ जाओ भाई 549 को और कर लेते हैं। मैंने आपको बताया, पता चल जाता है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, प्लस करके देखो, 5 + 4 9, 9 + 9 18, 18 3 से डिवाइड होता है ना, तो मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। शॉर्टकट्स पता है ना आपको कैसे पता लगाते हैं 3 से डिवाइड करना, 3 से कर लेते हैं, 3 × 1 = 3 और 8 × 3 = 24 और 3 × 3 = 9, 3 से फिर चला जाएगा, 61 प्राइम नंबर है, ये नहीं जाता, ये 61 से ही जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 100 और 3 × 3 × 61, 3 का पेयर भी तो है ना, वही बाहर निकल सकता है, तो कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर लिख दूं। हाँ भाई डाउट बताइए,
समझ में आया? तो रूट्स को सही से डील करो, देखो गलत मत करो उधर। आते आते सवालों को अगर आप गलत करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बोलिए। नहीं, बैठा रहो। हाँ वो देख लिया मैंने। हाँ जी बोलो भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दो पोल्स हैं, प्लीज आवाज मत करो। दो पोल्स हैं जिसकी हाइट 6 मीटर और 11 मीटर है। ठीक है, तो एक की हाइट 6 है, एक की हाइट 11 है। बड़ा वाला कौन सा? 11 वाला। तो 6 वाला छोटा है, ऑब्वियस सी बात है, और 11 वाला थोड़ा सा बड़ा है। दो पोल्स हैं, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ प्लेन ग्राउंड, एक प्लेन ग्राउंड के ऊपर ये खड़े हुए हैं। अच्छा जी, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, क्या मतलब है इसका? भैया इन दोनों के जो फीट हैं उनके बीच में अगर डिस्टेंस 12 मीटर का है, तो आपसे सवाल पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, उनके टॉप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। आप मुझे बताओ, अगर किसी पोल के फीट पे 12 का डिस्टेंस है, तो भाई ये सारे डिस्टेंस 12 ही तो होंगे ना हमेशा, तो ये डिस्टेंस भी तो 12 ही होगा। सही बात है ना? मतलब उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा 12 मीटर ही तो रहेगा। तो भाई ये 12 है, फिर ये भी कितना हो जाएगा? बात क्लियर? अच्छा ये 6 है और ये टोटल कितना है? 11। और यार ये कितना है? 6। अच्छा मुझे बताओ यार, ये भी तो 6 ही होगा फिर। ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ये टोटल 11 है, ये नीचे वाला 6 है, तो ऊपर वाला कितना होगा? इस राइट एंगल ट्राइंगल है ना ये, इसमें ये 12 है, ये 5 है, क्या आप ये नहीं निकाल सकते? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? राइट एंगल ट्राइंगल से नाम दे दें इसका, शुरू करें काम, फिर ये काम शुरू करें। हाँ आराम, हल्के क्वेश्चन ही हैं, और जहां पर भी आपको ज्यादा अटेंशन देनी होगी मैं वहां बता दूंगा, यहाँ ध्यान देना। ठीक है, चलिए इधर देख लेते हैं। नाम देते हैं इसका A B C और यहाँ पे D नाम दो। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे गिवन क्या क्या है? ए और सी क्या गिवन है ED, पोल पता है ना आपको, और कितना AC भी पता है आपको, और DC भी पता था आपको, आया ना? अच्छा जी, फाइंड क्या करना था? ए लिख दूं या ए की बात है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, डायग्राम हमें गिवन थोड़ी है, डायग्राम ने कुछ वो नहीं किया। चलिए इधर देखिए, सॉल्यूशन देखो। मुझे एक बात बताओ यार, ED अगर 6 है तो भाई BC भी कितना हो जाएगा? ED इक्वल टू में BC, रीजन आप लिख सकते हो सेम लेंथ, दोनों सेम लेंथ है इसीलिए इक्वल है। ठीक है, तो ED अगर 6 है तो भाई BC भी कितना हो जाएगा? 6। तो इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, BC इक्वल टू में 6, ये काम आएगा हमारा। इसी तरीके से ये 12 है तो ये भी 12 है, सेम डिस्टेंस है ना, तो भाई CD या DC जो भी आप लिख दो, DC इक्वल टू में, ठीक है, तो DC B के इक्वल है, सेम डिस्टेंस है, और क्या सेम डिस्टेंस ही तो है, ये वाला जो डिस्टेंस है वही ये वाला डिस्टेंस है, बेस का है। ठीक है, और DC 12 है तो ऑब्वियस सी बात है BE कितना हो जाएगा? हालांकि हम इसमें लिख रहे हैं, वैसे नॉर्मली इतना नहीं, ना भी लिखे आप तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब भाई हमें तो A भी निकालना है ना पहले इस वाले ट्राइंगल के लिए, तो आइए चलिए इस वाले ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल ABE, सही है, पहले AB को निकाल लेते हैं। AB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? AC माइनस BC। अब AC की वैल्यू कितनी है? 11, BC की वैल्यू अभी निकाली 6, तो AB की वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसमें PGD लगा देते हैं, एंगल ABE इक्वल टू में कितना है? ठीक है, लिख सकते हो आप यहाँ पे पोल मेक्स 90 डिग्री विद द ग्राउंड, विद द ग्राउंड के ऊपर ही तो है वो पोल खड़े हुए दो। अरे भैया
ये पैरेलल ही तो है ग्राउंड के, तो जब इधर 90 बना रहा है तो इधर 90 नहीं बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको ग्राउंड लिख सकते हो। इधर ध्यान दीजिए प्लीज भाई, हम लोगों ने ए बी इसलिए निकाला क्योंकि हमें इसमें पीजीटी लगानी है, ठीक है बबलू, तो इसलिए हमें यहाँ पर पीजीटी लगाने के लिए ए बी को निकालना जरूरी था। आइए पीजीटी लगा देते हैं इसमें, तो ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर इक्वल टू में ई बी का स्क्वायर या बी ई का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, रीजन पीजी, ठीक है। अच्छा जी, ए का स्क्वायर तो मैं निकालना है, बी का स्क्वायर कितना है आपके पास 12 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, हाँ भाई 12 का स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर प्लस करो, ए को अकेला कर रहा हूँ मैं 13, तो ए कितना हो गया, आप लिख सकते हो हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स आर कितना भाई 13, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ टू पोल्स, बिटवीन द टॉप ऑफ टू पोल्स आर 13, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 राइट ना भाई, डिस्टेंस इनके बीच में कितना था 12 था, टॉप के बीच का डिस्टेंस जो है वो 13, ध्यान रहेगा, क्लियर है, समझ में आएगा कैसे करना। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, और अच्छा क्वेश्चन है देखिए, अब यहाँ से सुन लो मेरी बात आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13 से हम जब आगे बढ़ेंगे, और कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल 16-17 तक, हाँ जी, यहाँ तक हर क्वेश्चन अपने आप में एक कहानी है, ठीक है, तो आई वांट यू टू यू नो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज सॉल्यूशंस एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, आपने कोई भी क्वेश्चन बिना समझे नहीं जाने देना, यहाँ तक सब नॉर्मल था, इतना कुछ टफ नहीं था, लेकिन यहाँ से जो भी हम प्रूफ करेंगे, एक दो की तो मैं कहता नहीं, लेकिन अच्छे प्रूफ है और आने वाले प्रूफ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ये 5-6 क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहता हूँ आप एकदम टिप्स पे रख लो, मतलब अगर इनमें से अगर कोई भी सवाल अगर आपके पेपर में आता है तो आपको पूरे नंबर मिलने चाहिए, जैसे आपने थ्योरम्स रटी पड़ी सेम इसके साथ, ठीक है, तो ये कुछ सच क्वेश्चंस हैं जो आपको रटने, हालांकि मैं इनको रटने वाली बात नहीं है, समझा के ही करवाएंगे काम को, ठीक है, बट आपने ध्यान जरूर रखना, ठीक है, ओके, तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा हुआ है, डायग्राम दिया हुआ मेरे ख्याल से इसमें नहीं दिया हुआ, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ये डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा हुआ है, डी और ई दो पॉइंट्स हैं AC और BC साइड पर रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, क्या मतलब है इसका, हाँ जी, तो मतलब एक में ट्राइंगल बना लेता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, सही है, और C पर क्या बना देता हूँ राइट एंगल, तो obvious सी बात है कि A होगा, यहाँ B होगा और ये C, क्लियर है, समझना है, अच्छा जी, और C पर 90 है, बिल्कुल सही बताया, ठीक है, अच्छा जी, D और E दो पॉइंट्स हैं AC पर और BC पर रेस्पेक्टिवली, हाँ जी, मतलब AC पर तो D पॉइंट है, रेस्पेक्टिवली बोला ना उसने, रेस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले लिखा है वो पहली वाली साइड पे, जो बाद में लिखा है वो बाद वाली साइड, और E एक और पॉइंट है जो कि BC साइड पर, ठीक है, अच्छा जी, तो आइए गिवन, सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं, पहले तो देखेंगे अगर टू प्रूफ में लाइनें वैसी बन रही होंगी तो ज्वाइन भी करेंगे, तो गिवन देख लेते हैं, गिवन है सबसे पहले आपको राइट एंगल है ये, तो मतलब एंगल C, ये बात आपको गिवन है, सही बात है, इसके अलावा और तो मेरे ख्याल से और कुछ गिवन नहीं है, टू प्रूफ देखिए, हाँ तो D पॉइंट है AC पर, इसमें मिला क्या,
पॉइंट है तो क्या पता चला इससे? बस नहीं, गिवन तो है, पता क्या चला? हाँ, ADDC के इक्वल है, मिड पॉइंट है। फिर अरे भाई सिंपल सी बात है, सीनियर में कल प्रिंस जाएगा हमारा, क्या फर्क पड़ता है किसी को? कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, फर्क पड़ता है भाई? तो गिवन जो बात है उसको थोड़ा समझो। ऐसे अरे गहरे नत्थू खैरे सबके लिए गिवन नहीं लिखेंगे हम। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिससे कुछ मिल सकता है, जिससे कुछ माल टाल मिल सकता है भाई, उसके बारे में सोचेंगे ना, तो ऐसी तरीके से। ठीक है, तो गिवन ऐसे ही आपको कुछ भी नहीं उठा के लिख देना वहां पे कि ABC ट्राइंगल है, यही गिवन से, ऐसे नहीं फालतू फंड। ज्यादा लाइनें लिखने से नंबर नहीं मिलेगा गिवन का, आपने मीनिंगफुल बात लिखनी है। ठीक है, अच्छा टू प्रूफ देखो भाई, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि AE को क्या करना है ना, ज्वाइन करना है, और BD को भी क्या करना है, और AB तो ज्वाइन ही है, और DE को भी क्या करना है। D लिखा हुआ है, मैं तो इसलिए, अरे टू प्रूफ में साइड आ रही है वो, तो साइड होगी तभी तो प्रूफ करोगे, कि ऐसे ही कर दोगे अपने मन से? नहीं है तो लल्लू सही, तो देखो प्रूफ, देखो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। नहीं, डायग्राम हमें गिवन नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि AE का स्क्वायर कौन से ट्राइंगल में से मिल जाएगा? ACE में, ACE में जाएंगे तो मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम इन चारों साइडों को लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ACE आ रहे हैं हम लोग भाई, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इन ट्राइंगल ACE हम लोग लिखेंगे एंगल C की रीजन क्या है, गिवन। और यहाँ पे इस बात को लिखेंगे कि भाई ACE में मतलब AE का स्क्वायर इक्वल टू और प्लस CE का स्क्वायर। सही बात है। देखो मैं प्रूफ का आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप एक साइड प्रिपेयर तो करो, दूसरी साइड को देखेंगे और क्या क्या कर सकते हैं, और अगर उसको वैसा लाने के लिए किसी और ट्रायंगल में जाना पड़ेगा तो जाएंगे। क्या हाँ, तो साइड बदल जाएंगे ना आपकी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, PG, और इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें क्योंकि हम ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब दूसरे वाले ट्रायंगल में चलते हैं जिसमें हमें BD चाहिए। तो भाई जो B और D है वो इस वाले साइड, इस वाले ट्रायंगल है ना। कर तो नहीं बार इसको तो लिखना, BCD इक्वल टू में कितना आ जाएगा, D का स्क्वायर इक्वल टू में, अच्छा एंगल C तो लिखा, एंगल C लिख दो पहले, एंगल C इक्वल टू में 90, और ऑब्वियस बात है BD का स्क्वायर इक्वल टू में BC का स्क्वायर प्लस में DC का स्क्वायर, और रीजन क्या है, सेकंड। अब क्या करना चाहिए, अब ऐड करते हैं, अब ऐड करते हैं और देखते हैं सिचुएशन कहां तक पहुंच गई। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और प्लस DC का। ओके भैया, या प्लस कर दियो एक तरफ और बाकी दो साइड है प्लस कर दियो ना भाई। हाँ, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड लिखा तो है, यूजिंग क्यों लिखेंगे, ऐड लिखा ना, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड किया हमने। अच्छा, अब थोड़ा सा टू प्रूफ की तरफ फिर ध्यान देते हैं, टू प्रूफ की तरफ फिर ध्यान देते हैं। यहाँ तक अगर आप पहुंच गए तो आधा नंबर बनते हैं, आधे नंबर मतलब अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे क्योंकि आपने एक साइड जनरेट करवा दी। अब दूसरी वाली साइड कैसे बनेगी, क्या बनेगा वो हम देखते हैं। अच्छा जी भाई,
हमें चाहिए ए बी का स्क्वायर और हमें चाहिए डी ई का स्क्वायर, और यहाँ पर कमाल की बात है कि दोनों ही नहीं है, ना तो ए बी का स्क्वायर कि ए सी का स्क्वायर। अब देखो मैं तुम्हें प्रूफ करा एक और तरीका बताने वाला हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा आप लोग कि मतलब यहाँ तक पहुंचने के बाद एक नॉर्मल बच्चा जो पहली बार इस सवाल को कर रहा है वो इस सवाल को ऐसे ही करेगा, सही बात है ना भाई, जानबूझ के जनरेट करवाएगा, फिर उनको ऐड करवाएगा और फिर उसके सामने ये सब आ जाएगा। अब मेन बात है कि उसको लाना तो ये है और पढ़ा ये सब कुछ है, तो एक बार आप देखो तो सही कि ये चीज बनाने के लिए, ए बी का स्क्वायर बनाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। भाई ये बात तो कंफर्म है कि इन चारों से ही ये दो आने वाले हैं, ये बात तो 100% श्योर। तो हम थोड़ा सा देख रहे थे ए बी का स्क्वायर, देखो बड़े वाले ट्रायंगल में देखो आप, बड़े वाले ट्रायंगल में देखो आप लोग, भाई पीजीटी तो इसमें भी लग सकती है ना, तो कहीं ना कहीं ए बी का स्क्वायर लाने के लिए आपको ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर चाहिए कि नहीं चाहिए। भाई ये रहा आपका बी सी और ये रहा आपका ए सी, तो बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं और ए बी की स्क्वायर की डेफिनेशन को निकालते हैं कि ए बी स्क्वायर कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है, और फिर उस वाली इक्वेशन को यूज करते हुए इनको रिप्लेस कर देंगे ए बी स्क्वायर से। और डी ई का स्क्वायर देखो आप लोग, तो डी छोटा वाला है, तो डी ई का स्क्वायर कैसे लिखा जा सकता है, जब सी डी का स्क्वायर और प्लस में सी ई का स्क्वायर लिखा हो, तो भाई ये रहा सी ई, ये रहा डी सी, तो बात तो वही बनेगी, नहीं बनी, समझ में नहीं आ रहा। तो आपका काम है यहाँ पर कि आप थोड़ा सा देखो, किसी भी क्वेश्चन को ना आप ऐसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि किसी को नहीं पता होता, अगर आप कोई नया क्वेश्चन पहली बार कर रहे हो तो किसको, मेरे को खुद नहीं पता होता भाई, जब मैं कोई नया क्वेश्चन करूंगा मुझे कैसे पता होगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये खुद कैसे पता होगा। बिल्कुल लग सकती है, समझ में आएगा आप लोग को ना, ठीक है ओके। तो हम एक काम और करते हैं, हमसे ये हमने दो ही ट्रायंगल लिए थे, लेकिन हम एक काम और करते हैं, और ट्रायंगल भी ले लेते हैं यहाँ पर, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और एक छोटा वाला डी सी ई बी। तो ए बी की वैल्यू निकलवा लेते हैं, एंगल सी तो इसमें भी 90 है, ठीक है, और ए बी का स्क्वायर कैसे जनरेट हो सकता है, बी सी का स्क्वायर और प्लस में ए सी का स्क्वायर, और रीजन क्या है इसका, हाँ बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला। अब लेंगे हम अभी छोटा वाला भी तो ले लें क्योंकि डी भी तो लिखवाना है, तो डी ई का स्क्वायर कैसे बन सकता है। हाँ जी, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, और एन ट्रायंगल डी सी ई। अब एंगल सी इसमें भी कितना है 90 डिग्री, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ई का स्क्वायर इक्वल टू में डी सी प्लस में सी ई, ठीक है, तो डी सी डी ई का स्क्वायर इक्वल टू में डी सी स्क्वायर प्लस में, हाँ ये सी ई, और यहाँ पे पी जी एंड दिस इज इन ट्रायंगल ए सी बी या ए बी सी, बोलो क्या फर्क पड़ता है। ए सी और बी सी की हाँ, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर ए सी और कौन सा था डी सी, ए सी और बी सी, सॉरी ए सी और बी सी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ए बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा नजदीक ले आते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा सा दिखे, ठीक है, सी ई का स्क्वायर और प्लस में बी सी, ठीक है, इसको चलना दो ऐसे, क्योंकि एक तरफ तो बनी गया, दूसरी तरफ बनवाना, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर, और सी ई प्लस डी सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी ई का स्क्वायर, और रीजन क्या लिखूं, यूजिंग थर्ड एंड, नहीं आया समझ में तो बताओ, क्लियर है। तो आपने प्रूफ को सीखना है कि भाई ये चीज तो बनवा दी, अब ये बनवाने के लिए कौन से ट्रायंगल में चल के क्या चीज लेनी चाहिए की बात बन जाए। चिंता मत करिए, एक दो बार आप इन सवालों को करेंगे, आपको अपने आप चीजें याद हो जाएंगी तो कैसे करना, क्या टेक्निक, पर प्रैक्टिस इज वेरी मस्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रूव करिए कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स
ऑल्टीट्यूड। इसका मतलब समझ लेते हैं हम। प्रूव करिए कि 3 गुना किसी भी साइड का स्क्वायर बराबर होगा 4 गुना उसके ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के। 4 गुना तो करना है, लेकिन क्या करना, किसका 4 गुना करना है? ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 गुना करना है। ऑल्टीट्यूड के 4 गुना का स्क्वायर नहीं करना। देखो फर्क है दोनों बातों में। ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर करो और फिर उसके 4 गुना बराबर होना चाहिए किसी भी साइड के स्क्वायर के 3 गुना। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं अगर एक डायग्राम बना दूं यहाँ पर, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है पहले तो, ठीक है, और इसमें एक ऑल्टीट्यूड बना हुआ है मान लीजिए। तो हमारा जो टू प्रूव है वो ये कह रहा है हमसे कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी भी एक साइड का स्क्वायर का 3 गुना, किसी भी एक साइड का। मैं A भी ले लेता हूँ यहाँ पर, लिखने को आप BC भी लिख सकते हो, लिखने को आप AC भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर A भी लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मतलब किसी भी एक साइड का स्क्वायर का 3 गुना इक्वल होना चाहिए ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 गुना। यही मतलब है ना भैया? अरे सही कह रहा हूं ना मैं? 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑल्टीट्यूड ऑफ स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर का 4 टाइम्स, ये मतलब है। क्लियर है? समझ में आ रही है इंस्ट्रक्शन? ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को हम लोग कल ट्राई करेंगे, ठीक है। एंगल D पे 90 बनेगा बाबू, ऑल्टीट्यूड है ना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।